हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को चैप्टर फर्स्ट के अलावा चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय हिंदी में बोले तो सबसे पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी अगर क्वेश्चन आंसर सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट कर देना, तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। कंप्यूटर में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई भी डाटा अगर हमें देना है तो इनपुट करना है तो किस चीज़ के यूज़ होता है हमें? CPU, CU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो कौन सा ऐसा यूनिट है जो हमारा किसके लिए इनपुट करने के लिए यूज़ होता है? तो इनपुट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारी कौन सी यूनिट हो जाएगी? इनपुट यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई अगर हमारे कमांड हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम, ऑप्शंस गिवन आपके पास, प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देश मतलब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी गई जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है उसको हम बोल देते हैं प्रोग्राम। क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर से जुड़े भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं व छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जिस भी डिवाइस को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम या इनमें से कोई भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, है ना, सॉफ्ट कॉपी जो होती हैं। और ये क्या होता है? हमारा हार्डवेयर, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये हमारे क्या होते हैं? हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा हार्डवेयर। नेक्स्ट है, एक बाइट में होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जो हमारा एक बाइट जो है हमारा उसके अंदर हमारे होते हैं 8 बिट। ठीक है, बाइट जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बी, कैपिटल बी से लिखा जाता है और बिट जो है तो उसको स्मॉल बी से लिखा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। अगर बड़े वाला बी लिखा है तो इसका मतलब ये 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल बी है तो इसको हम बिट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बी, बिट, बिट की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल बी। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा 8 बिट। नेक्स्ट है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है ना आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन क्लास 9th का जो पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आपका MCQ टाइप क्वेश्चन जो था। ठीक है, एक पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? इसके चॉइसेस जो है वो आप देखना। क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। जो पेट्रोल पंप पे मेजर करने के लिए बेसिकली हम जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे सुपर कंप्यूटर्स जो है। नेक्स्ट अपना, ये तो थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। कैसे वाले? वेरी शॉर्ट, जो 1 वर्ड या 1 लाइन जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम बताइए। जो कंप्यूटर यूनिट जो होती है हमारी उसके मेन जो पार्ट जो होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो 3 मेन यूनिट होती हैं हमारी। एक होती है सिस्टम यूनिट, एक होती है इनपुट यूनिट, एक होती है हमारी आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर जो सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होती है उसकी 3 मेन यूनिट्स होती हैं। एक हमारा सिस्टम यूनिट, सेकंड है हमारी इनपुट यूनिट, एक हमारा आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर जैसे कि CPU हो गया, इनपुट यूनिट के अंदर हमारे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इनपुट यूनिट हो जाएंगे। आउटपुट यूनिट के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। तो ये था हमारा कंप्यूटर सिस्टम के 3 मेन यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट इकाई के उदाहरण बताइए। इनपुट यूनिट जो है उसके एग्जाम्पल बताने हैं आपको। वे डिवाइसेस जिनके द्वारा किसी कंप्यूटर से में डाटा या प्रोग्राम एंटर किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं? इनपुट यूनिट कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन, स्कैनर आदि। अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे या माउस से इंस्ट्रक्शंस देंगे या स्कैनिंग करेंगे। तो ये हमारे कैसे डिवाइस हैं? जो डिवाइस कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे कैसे डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ पे उनके एग्जाम्पल भी आपको बता रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
अंक गणितीय व तार्किक इकाइयों के कार्य लिखिए। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कौन सी यूनिट है ये? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अंक गणितीय इकाई का कार्य गणितीय क्रिया जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटा आदि का काम जो होता है वो काम होता है अंकगणितीय इकाई का। और तार्किक इकाई का कार्य होता है संख्याओं की तुलना करके निर्णय लेना। ये निर्णय हाँ या ना में होते हैं। मतलब कि जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो तो हो गया अंकगणित से रिलेटेड, तार्किक हो गया जैसे लॉजिकल जो कोई भी कॉन्सेप्ट जहाँ आ जाता है तो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका मेन काम होता है ये हमारा कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क जो है, लॉजिकल जो वर्क है उन सब का काम कौन करता है? ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम बोल देते हैं अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये कुछ बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं हमें। ये बाइनरी नंबर होते हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में ही होते हैं बस। ठीक है, तो इन बाइनरी नंबर्स को हमें डेसिमल में बदलना है। तो अगर हिंदी में बोले तो द्विआधारी अंकों के समतुल्य दशमलव अंक बनाइए, मतलब बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। ठीक है, जो बाइनरी जो होते हैं इनका आधार होता है 2 और डेसिमल जो होते हैं हमारे 0 से 9 तक होते हैं। और ये जो नंबर होते हैं 0 और 1, बस ये 2 ही नंबर होते हैं बाइनरी के अंदर। और डेसिमल में होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें 10 आधार होता है, इनका बेस जो होता है वो क्या होता है? 10 होता है बाइनरी नंबर्स का। अब हमसे जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 10, हमसे पूछा गया है ये बाइनरी जो नंबर है उसको डेसिमल में बदलो। ये आधार हो गया, इसका बेस हो गया। ठीक है, अगर ये बाइनरी यहाँ पे नहीं लिखा होता, अगर ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो तब भी समझ जाना कि ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? जो हमारा बाइनरी नंबर है ना, कोई भी हमारे नंबर है अगर उसको डेसिमल में बदलना है तो जो भी बेस है ना उसकी पावर करते चलो। कैसे? जैसे ये 10 है, ये इसका बाइनरी नंबर है तो इसका आधार कितना है? 2। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख देंगे 10। ठीक है, अब आधार क्या था? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 0 और यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 1। हिंदी में 2 की घात 0, 2 की घात 1, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे और इनको सोल्व करते चलेंगे। कैसे? अब देखो ये हमने क्या किया, इसको जब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमने लिख दिया 0 इंटू 2 की पावर 0। ये जो 0 थी इसको यहाँ लिख दिया और 2 की पावर 0 थी इससे गुना कर दिया। फिर यहाँ पे बीच में लगा देंगे प्लस का निशान। फिर यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 2 की पावर 1। 1 के साथ में क्या है? 2 की पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी की पावर 1 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2, ये सेम रह जाएगा। और किसी की नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर हो जाता है 1। 0 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आता है? 0 ही आता है। और ये हमारा बन जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि 10 हमारा एक बाइनरी है, उसको हमने किस में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। समझ गए? तो इस तरीके से हमने बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। एक एग्जांपल और देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना था? 110 जो था उसको हमने डेसिमल में बदलना था। किस में बदलना है? हमने उसको डेसिमल में। ठीक है, तो 110, तो इसके साथ में क्या जाएगा? 2 की पावर 0। इसके साथ में एक एक पावर बढ़ाते जाने, इधर चलते जाएंगे। और इसके साथ में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 और नंबर होता तो यहाँ पे 2 की पावर 3। तो देखो मैंने यही कहा है, 0 को गुना किया है यहाँ पे किससे? 2 की पावर 0 से। 1 को फिर गुना किया 2 की पावर 1 से, फिर 1 को 2 की पावर 2 से। आई बात समझ में? 110 ये नंबर था हमारा 110। तो इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, जब इसको हमने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमने देखा कि किसी की पावर 0 हमारी क्या होती है? 1 होती है। और 1 को 0 से गुना करेंगे तो नंबर हमारा क्या आ गया? 0। 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही बन गया। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। 4 को 4 1 से गुना किया तो कितना आ गया? 4 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया? 6। तो 110 इसका बाइनरी डेसिमल नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 6। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो एक अगला क्वेश्चन मैं खुद से करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, मान लिया हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है 1011, ये बाइनरी है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है जितने भी नंबर हैं 1011। ठीक है, तो इसके लिए पावर हमने क्या लिख दी? 2 की पावर 0, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हमने क्या लिख दिया? 1 इंटू 2 की पावर 0। इनको मल्टीप्लाई किया, 1 लिख दिया। उसके पास में जो पावर थी उनको आपस में हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया।
बीच में प्लस का निशान, फिर यहाँ क्या है 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर जमा का निशान, फिर ये 0 गुना में 2 की पावर 2, फिर प्लस का निशान, फिर 1 गुना में 2 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करो, 1 गुना में 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है, ना कि 2 या 6, ये मत कर देना। ये हो गया हमारा 8 प्लस 0 गुना में, अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुना कर दो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 को 1 बार ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि किसी नंबर को 1 से गुना किया 8 रह गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया और ये हमारा आ गया 1, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या डेसिमल। तो हमारा जो क्वेश्चन था 1011 बाइनरी से डेसिमल में बदलना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। समझ गए? तो इस तरीके से आपको सारे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं नंबर। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो लिख रही हूँ, वो खुद से आपको ट्राई करने हैं। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इनको सोल्व भी करवा दूँगी। ठीक है, अब है हमारा 1110, इस बाइनरी को भी हमें डेसिमल में बदलना है, और एक हमारा 111, इसको भी हमें किस में बदलना है डेसिमल में। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, और अगर नहीं हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम वो बाइनरी से डेसिमल वाले क्वेश्चन एक बार हमें एक्सप्लेन कर दो दोबारा से, तो मैं इन क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करके दिखा दूँगी। ठीक है, अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है 23.45, 23.45 दशमलव अंक के समतुल्य द्विआधारी संख्या बताइए। मतलब अब ये दशमलव दे रखा है, हमें डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। अब हमें किससे बदलना है, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में हमें इसको बदलना है। डेसिमल से बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले एक सिंपल एग्जांपल देखो, पॉइंट वाला बाद में समझाऊंगी। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो, मैंने बोल दिया कि आपको सिंपल लिखा होता 23 हमारा डेसिमल नंबर है, उसको हमने बाइनरी में बदलना है। तो क्या करोगे आप, सिंपल जो 23 है ना उसको 2 से भाग करना शुरू कर दो। किससे, 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक, 2 पंजे 10, यहाँ पे 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे लिखना शुरू कर दो, क्या बन गया 10111। ठीक है, तो 23 जो हमारा डेसिमल जो था उसको बाइनरी में बदल दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10111। मान लिया। उसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। 15 हमारा डेसिमल नंबर था, उसको हमने किस में बदलना है, बाइनरी में। तो कैसे बदलोगे, ये देखो 15 था, क्या करो उसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बच गया क्या रिमाइंडर, फिर 2 3 6, फिर 1 बच जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा। अब ये 2 से भाग होगा ही नहीं, अब इसको ऐसे उतार दो, क्या हो गया 1 1 1 1 4 बार। तो 15 अगर डेसिमल नंबर था, उसको बाइनरी में अगर आपको बदलना है तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेसिमल को हम बाइनरी में बदलते हैं अगर ये सिंपल नंबर है। लेकिन अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे करते हैं, ये देखिए। अब देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा था 23.45, ये हमारा डेसिमल नंबर था, इसको हमने बाइनरी में बदलना है। पॉइंट से पहले वाला जो क्वेश्चन है ना वो तो सेम करना है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। क्या, ये पॉइंट जो है, ये इस दशमलव से पहले वाला जो पोर्शन है इसको लो, इसको तो सिंपल वही वाला मेथड 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1 पे जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो ये तो ऑप्शन आ जाएगा। 23 को अगर हमने बाइनरी में बदला, वो आ गया 10111। अब बचा क्या है 0.45, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है ना 0.45 को अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 से। पॉइंट से पहले वाले नंबर को तो डिवाइड करके निकालेंगे और बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे ये देखो, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.90। ठीक है, अब इसी तरीके से अब ये पॉइंट उतार लो 0.90, इसको फिर से 2 से गुना कर दो, अब आ गया हमारा 1.80। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या बचा है यहाँ पे 1, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है हमारा 1, पॉइंट के पीछे क्या है 0.80, तो पॉइंट के पीछे वाला नंबर ही उठाना है बस।
ये इससे पहले वाले नंबर को नहीं उठाना है, इसको यहाँ लिखते चलो। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.60। फिर से इस 1 को यहाँ लिख दो। ठीक, अब क्या बच गया 0.60 ये वाला, इसको फिर से 2 से गुना कर दो, ये कितना आ जाएगा 1.20। फिर ये 1 आ जाएगा। अब फिर से इस 20 को फिर से 2 से गुना कर दो, ये कितना आ जाएगा 0.40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इसको क्या कर दो 40 को फिर से 2 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 0.80। अब इस तरीके से 0.80 को फिर से 2 से गुना कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 1.60। ये आता चला जाएगा हमारा। ये देखो आप, पहले वही वाला सीक्वेंस रिपीट होने लग गया, 0.80 फिर 60, तो बस ये यहाँ पे आके आप इतना लगभग करके रुक जाना। तो यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे हमारा 1। आपको बता देंगे कि कितने डिजिट तक हमें ये वैल्यू निकालनी है पॉइंट के बाद, नहीं तो नॉर्मल भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया 1.6 हमारा जो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आ जाएगा। इसको अब ऐसे ऊपर से नीचे लिखना शुरू करना है अब की बार। तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा 0111001। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ये वाला 0.45 का बाइनरी। तो क्वेश्चन क्या था 23.45, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। तो 23 का हमने नंबर निकाला था 10111, फिर पॉइंट लगा के ये वाला नंबर 0111001, ये हमारा आ जाएगा डेसिमल से बाइनरी में बदलना दशमलव नंबर को। ठीक है ना, एक बार इसको आप यहाँ पे भी देख लो, शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट में दिखा रखा है, सेम वही प्रोसीजर है 23.45। तो 23 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो इस तरीके से हमने ये स्टेप फॉलो किया, नीचे से ऊपर की तरफ ये वैल्यू रख दी। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड जो लास्ट वाला जो पोर्शन जो था 0.45, इसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे ले गए, 2 से गुना कर दिया, और जो ये पहले वाला जो नंबर था उसको यहाँ लिखते चले गए, और फर्स्ट से इसमें ऊपर से नीचे ऐसे लिख दो, तो हमारा जो क्या है क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एटीएम का पूरा नाम लिखो। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है, कौन सी टेक्निक पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हमारी बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उस पर काम करता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसमें 0 और 1 बस ये 2 ही डिजिट पड़ता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है हमारा परम कंप्यूटर। मैंने आपको एग्जाम जब बुक के जो टॉपिक मैंने रीड करवा रखे हैं आपके अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ में, चैप्टर 1 को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है बुक के टॉपिक वाइज टॉपिक, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो प्रॉपर। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताना था, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आपका आया था, तो ये था हमारा परम सुपर कंप्यूटर। ALU का पूरा नाम बताइए। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। लाइनेक्स है, विंडोज़ है, मैकिन्टोश है। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, विंडो XP है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना था, हमने बता दिया विंडो लाइनेक्स कोई भी 2। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। कैसे, अब तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट कर लिए हैं, अब हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आया है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखो, डिफाइन करो कंप्यूटर को। जो इसका जो आंसर है ना, वो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है वो एक अंग्रेजी कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना। ठीक है, तो ये लाइन आप छोड़ देना, डेफिनेशन लिखते वक्त यहाँ से शुरू करना कि कंप्यूटर जो है वो एक ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक खुद से स्टार्ट हो, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका कार्य हमारे दिए गए इनपुट डिवाइसेस से डाटा को प्राप्त करना है। जो इनपुट डिवाइस है उनसे डाटा को लेगा, फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस करके उसकी अर्थपूर्ण सूचना को आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले कर देगा। ये काम होता है किसका, कंप्यूटर का। जैसे यहाँ पे देखो, इनपुट में हमने डाल दिया 2 + 2, प्रोसेस क्या करनी है हमें, ऐड। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 4। अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल में अगर आपको बताऊँ, मान लिया हमारे पास वॉशिंग मशीन है या मिक्सर ग्राइंडर होता है घर में, सिंपल से सिंपल एग्जांपल, ये क्वेश्चन में लिख के नहीं आना है, अगर पेपर में आ जाए तो ये मत लिख के आ जाना कि मिक्सर ग्राइंडर में
जो एग्जाम्पल मैं जो बता रही हूँ वो लिख के नहीं आना है, इस टाइप में एग्जाम्पल लिख के आना है क्वेश्चन आंसर्स अगर आ जाए तो, ये क्वेश्चन की डेफिनेशन आ जाए तो। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होती है, उसमें क्या करते हो, मान लिया आपको बनाना शेक बनाना है, तो आप क्या करोगे, इनपुट में क्या डालोगे, जैसे आपने शुगर ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, बनाना ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया इनपुट। प्रोसेसिंग में क्या किया आपने, ग्राइंड किया उसको, है ना, स्विच ऑन करके मिक्सर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, तो वो ग्राइंड करना शुरू कर दिया उसने, आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, बनाना शेक। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है उसमें भी कंप्यूटर जो है हमारा पहले इनपुट लेगा। कंप्यूटर जो वो 3 साइकिल पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, पहले इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करता है फिर हमारा आउटपुट दे देता है हमें। समझ गए, ये था कंप्यूटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम किसे कहते हैं। प्रोग्राम जो होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या होता है प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अगर इन शॉर्ट अगर बोला जाए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा क्या होता है, प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर की किसी भाषा, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, आदि में लिखे गए इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी विद्यार्थी की अंक तालिका बनाई, हमने क्या किया, अंक, उसने जितने भी मार्क्स लिए थे उसका हमने एक क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई है, जिसपे हम सर्वप्रथम विद्यार्थी का नाम लिख दिया, फिर हमने रोल नंबर लिख दिया, फिर कक्षा लिखी, फिर सभी विषयों के उनके अंक भरने हमने के लिए एक निर्देश दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, एक प्रोग्राम बन गया। जैसे ही हम इस निर्देशों को भरते हैं, तत्पश्चात यह निर्देशों का समूह, जो प्रोग्राम जो है वो पलक झपकते ही बिना किसी ह्यूमन हार्डवर्क के सभी अंकों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें आपने डाटा बना लिया, फिर हमने क्या किया, ऑटो सम किया, और वो क्या हो जाएगा हमारा, कुल कैलकुलेट होकर आंसर दे देगा तुम्हें कि टोटल कितने हो गए तुम्हारे हर सब्जेक्ट के मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, कंप्यूटर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर की 4 विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर की मेन 4 क्वालिटी क्या है, आप बताओ। देखो हम क्या है, ह्यूमन क्या होता है भाई, इतनी स्पीड से काम नहीं कर पाता जितनी स्पीड से कंप्यूटर कर लेगा, और हम अगर काम करते हैं तो हमारे काम में क्या होता है, मिस्टेक भी हो सकती है, ह्यूमन नेचर है। और क्या है, मेहनत करते करते इंसान क्या हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है, थकान हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आ पाता है। और हम जो चीज़ों को याद करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी जो है, हम दिमाग में याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उनको हम भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। तो कंप्यूटर की मेन बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ 4 ही पूछी हैं तो हम इजीली बता पाते हैं कि स्पीड, कि इंसानों के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, हम जो है वो गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कोई मिस्टेक नहीं करता है। डिलीजेंसी, मतलब इसके अंदर कार्य करते करते ये रुकता नहीं है, लेकिन इंसान जो है थकान की महसूस करके वो रुक जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हम लाखों करोड़ों डाटा जो है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये थी हमारे कंप्यूटर की 4 विशेषताएं। जिस बच्चे को अच्छे से देखना है एक बार रीड आउट इसको कर लेना, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी ना, देखो इसके कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इसकी कुछ खामियां भी होती हैं हर एक चीज़ की, तो इसकी लिमिटेशन क्या है। कंप्यूटर जो है वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाता, हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी डाटा देंगे वो उसी पे काम करेगा, है ना, खुद में डिसीजन पावर वो नहीं ले सकता। और बेसिकली सारा का सारा टेक्निकल बेस है, ये हमारा तकनीक पे निर्भर है, और हमें पता है टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करनी पड़ती है, तो हमें उसको अपडेट करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है, जितने भी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है उसको हमें स्टोर करके रखने हैं। कई बार क्या होता है, हमारी जो विंडो जो है कंप्यूटर की वो ही करप्ट हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, नई विंडो डलवानी पड़ती है, तो हमारा जितना भी कंप्यूटर में डाटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाता है, मतलब कि हमें मिलेगा ही नहीं वो डाटा। तो इस वजह से कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने, सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती, वह केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर पूर्णतः तकनीक पर निर्भर करता है, समय के साथ साथ इसे अपडेट करना पड़ता है, जो कि बहुत अधिक महंगा होता है। नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर में स्टोरेज डाटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के कोई 4 उपयोग लिखें। 4 यूज़ कहाँ कहाँ पे, जैसे एजुकेशन में, बिजनेस में, ऑफिस में, मेडिकल में, हर जगह होता है। अब आप ही देख लो, आप ये जो क्लास ले रहे हो ये किसके आधार पे ले रहे हो, टेक्नोलॉजी के बेस पे ही तो ली जा रही है ना। ये एजुकेशन बेस पे हम प्रोजेक्टर के थ्रू आपको स्टडी करवा देते हैं बच्चों को। अगर हमें किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, प्रोजेक्टर लगाया, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, पूरी क्लास को एक साथ से वो समझ में आ गया,
है ना। नेक्स्ट हमारा बिजनेस वगैरह में आपको पता है ईमेल है, डाटा को सेंड करना है, कहीं भी पैसे वगैरह भेजने हैं, हम इजीली कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफिस वगैरह में सारी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के थ्रू होती है। नेक्स्ट मेडिकल वगैरह में, और मेडिकल में क्या होता है जैसे दवाई वगैरह ही लेनी है तो ये थोड़ी पता होता है कि कहाँ क्या है, उसमें क्या होता है डाटाबेस होता है, उसके अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी तो वो हर एक जो मरीज होगा ना उसका डाटाबेस होता है, हर एक मरीज की इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी इजीली। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग मरीजों का इलाज करने में, नई दवाइयाँ खोजने में, मरीज का डाटा रखने में, बहुत सारी चीज़ों में काम होता है। आजकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की हेल्प से क्या हुआ है, जैसे लेजर ऑपरेशन क्या है, एक तरह से सर्जरी जो होती हैं आजकल बिना कट करे से शरीर बॉडी पार्ट को, किसकी हेल्प से हो रहा है ये, कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर बताइए। देखो आपको मैंने अभी भी बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर जो है, सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। इन्हें हम देख व छू सकते हैं, इन्हें तैयार किया जाता है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, ये हमारे हार्डवेयर हैं तो इनको हम देख सकते हैं, इजीली टच भी कर सकते हैं। अब देखो हार्डवेयर यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे प्रिंटर ख़राब हो जाएगा, माउस भी कई बार ख़राब हो जाता है ना, ये इस्तेमाल करने पर घिसता और कमज़ोर होता है, यह सर्किटों के जाल का कार्य करता है, यह सस्ते भी होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कई बार हमने देखा होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स जो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, ये केवल डेवलप किए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, और वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे। ये ना तो घिसते हैं ना कमज़ोर पड़ते हैं, ये निर्देशों पे कार्य करते हैं। जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत महंगे भी होते हैं। ठीक है, ये था हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रैम और रोम क्या है, इनका पूरा नाम लिखो। रैम और रोम हमारी बेसिकली मेन मेमोरी ही होती हैं। इन्हें पहले प्रथम प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता था। इनका कार्य प्राथमिक तथ्यों में संगणना प्रोग्रामों में लिखित निर्देशों के अनुसार करना है। मुख्य मेमोरी निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, देखो बेसिकली अगर सिंपलेस्ट भाषा में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, रैम और रोम हमारी मेन मेमोरी ही होती है। बात करते हैं रैम की। रैम जो होता है हमारा, उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। रैम जो है उसकी पूरी अगर डिफाइन किया जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है ना वो अस्थायी मेमोरी होती है जो परमानेंट स्टोर नहीं करती डाटा को। एक बार अगर हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया, हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम हमने सेव नहीं किया, या कंप्यूटर को अगर हमने उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद अगर उस कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो काम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है हमारा। तो इस वजह से इस मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी बोल देते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोल देते हैं। ठीक है ना। और जो रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी, वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जो स्थायी मेमोरी जो होती है। इसमें अगर हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया है, लाइट भी चली गई, तो हमारा जो डाटा जितना भी हमने काम किया था वो हमारा स्टोर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखो रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम में डाटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से ही स्टोर होते हैं। कंप्यूटर बंद होने अथवा पावर सप्लाई बंद हो जाने पर रैम में स्टोर डाटा मिट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम स्थिर मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी बोल देते हैं। कंप्यूटर बंद होने या फिर जो पावर सप्लाई कट होने पे इसमें डाटा क्या है, सेफ रहता है अपना। इस मेमोरी में स्टोरिंग डाटा में प्रोग्राम परिवर्तन नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जाता है। चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। जो बाकी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर एक बार आपने सब्सक्रिप्शन कर लिया तो क्या होगा, जो भी नई वीडियो ऐड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो ऐड हो गई है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।